जय हिंद। बिहार पुलिस की जो न्यू वैकेंसी आई है उसमें हम लोग 1 से लेके 3 तक का सेट पढ़ लिए थे। आज के वीडियो में हम लोग सेट नंबर 4 को पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए, उससे पहले आज का मोटिवेशन है। परिंदे को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। परिंदे को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। और वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो आप लोग खामोश रह के तैयारी कीजिए और एक दिन सफल होके बताइए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रकाश की चाल का माप सबसे पहले किसने किया था? प्रकाश की चाल का माप सबसे पहले किसने किया था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा रोमर। प्रकाश की चाल की माप सबसे पहले रोमर ने किया था। अब श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बनी होती है? तो 7 रंगों से। तो इसकी जो पहचान है वह किसने किया? तो न्यूटन साहब ने किए। आइंस्टीन क्या दिए? तो जो आइंस्टीन साहब है वह सापेक्षता का सिद्धांत दिए। भारत का आइंस्टीन अब किसे कहते हैं? तो नागार्जुन को कहा जाता है। अगर पूछ लेगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। जल में प्रकाश की चाल कितनी है? तो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो लगभग 500 सेकेंड या 8 मिनट 19 सेकेंड। अब पूछेगा कि हाइजेंस ने प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया था। हाइजेंस ने प्रकाश का कौन सा सिद्धांत दिया था? तो तरंग सिद्धांत दिया था। और प्रकाश का व्यतिकरण का सिद्धांत किसने दिया था? अगर पूछा जाएगा कि प्रकाश का व्यतिकरण का सिद्धांत किसने दिया था, तो थॉमस यंग ने। चलिए, किया जाता है। कोरिनोग्राफ का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो सूर्य के कोरोना को देखने तथा उसका फोटोग्राफ लेने में कोरिनोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। अब है कि हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी में क्या होता है? तो रुधिर एवं रुधिर रोगों का अध्ययन किया जाता है। सार्कोलॉजी या इसी को हम लोग मायोलॉजी भी कहते हैं, इसमें क्या किया जाता है? तो इसमें पेशियों का अध्ययन किया जाता है। अब है पोमोलॉजी। तो पोमोलॉजी में क्या होता है? तो फलों का अध्ययन। एंथ्रोलॉजी, तो एंथ्रोलॉजी में क्या होता है? फूलों का अध्ययन। उसके बाद है न्यूमरोलॉजी, इसमें क्या होता है? तो अंकों का अध्ययन। लेक्सिकोग्राफी, इसमें क्या होता है? तो शब्दकोश का संकलन करके लिखने की जो कला है वह लेक्सिकोग्राफी, और ये जो करता है उसको हम लोग लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। एंटेमोलॉजी, इसमें क्या होता है? तो कीटों का अध्ययन। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एपीकल्चर, तो एपीकल्चर क्या है? तो ये मधुमक्खी पालन। पीसीकल्चर, यह क्या है? तो मत्स्य पालन का अध्ययन, पीसीकल्चर। और इक्थियोलॉजी, इसमें क्या है? तो मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है, उसमें मछलियों के बारे में पढ़ा जाता है, पालन के बारे में नहीं, उसमें मछलियों के बारे में पढ़ा जाता है। चलिए नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय ध्वज का सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है? राष्ट्रीय ध्वज का जो सफ़ेद रंग है वह किसका प्रतीक है? तो यह सत्य और पवित्रता का प्रतीक है। अब है राष्ट्रीय ध्वज का जो केसरिया रंग है वह किसका प्रतीक है? तो यह जागृति, शौर्य और त्याग का प्रतीक है। सफ़ेद क्या है? तो सत्य और पवित्रता का। और पूछेगा कि हरा, सबसे जो नीचे रहता है वह क्या है? तो हरा रंग जीवन समृद्धि का प्रतीक है। क्या चीज़ का है? तो जीवन और समृद्धि का। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1946 ईस्वी को अपनाया था। अब पूछेगा कि ध्वज का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो उसका जो रेशियो होता है वह होता है 3:2। कितना होता है? 3:2। राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में पूछा जाएगा कि कितना तिलियां हैं, तो चक्र में 24 तिलियां हैं। कितना तिलियां हैं? 24। अब पूछेगा कि भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वह कब अपनाया गया था? तो 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। और पूछेगा कि किस पे आधारित है? तो यह शक संवत पर आधारित है। अब जो हम लोग का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है उसका पहला महीना क्या है? तो इसका जो पहला महीना है वह चैत है। जो सामान्य वर्ष में अभी जो चल रहा है वह 21 मार्च एवं लीप वर्ष में 22 मार्च को आरंभ होता है। ये जो मार्च अप्रैल वाला इंग्लिश कैलेंडर है उसमें 21 मार्च, और जो लीप वर्ष हो जाएगा तो उसमें 22 मार्च को आरंभ होगा हमारा चैत महीना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कंप्यूटर में प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन है? तो सबसे पहले का जो भाषा है वह कौन है? तो वह फोटॉन हो जाएगा। कोबोल क्या है? तो कोबोल एक उच्च स्तरीय भाषा है। उच्च स्तरीय भाषा है, इसको इंग्लिश में लिखा रहता है हाई लेवल लैंग्वेज, HLL।
अब है कि 5 प्राथमिक इकाइयों को मिलाकर कंप्यूटर को बनाया जाता है। कितना प्राथमिक इकाई होगा? तो 5। वर्ड स्टार में प्रति लाइन 65 अक्षर प्रदर्शित होता है। वर्ड स्टार में प्रति लाइन मतलब एक लाइन में कितना अक्षर प्रदर्शित होगा? तो 65 अक्षर। अब कंप्यूटर कितना प्रकार का होता है? तो कंप्यूटर 3 प्रकार का होता है, डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। अब पूछ लेगा कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर का जो साक्षरता दिवस है वह कब मनाया जाता है? तो वह 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। IBM क्या है? तो यह कंप्यूटर की एक कंपनी है। IBM क्या है? तो कंप्यूटर की एक कंपनी है। और बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कंप्यूटर अशुद्धि को हम लोग क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर अशुद्धि को हम लोग बग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के अंदर रक्त का थक्का क्लॉट नहीं जमता है? शरीर के अंदर अगर पूछा जा रहा है कि किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है तो इसका कोडिंग होता है अंदर रिंग साबुन और बाहर फाइबर की कुर्सी। तो इससे क्या होता है कि अंदर रिंग साबुन मतलब अंदर हिपेरिन की उपस्थिति के कारण ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। अब बाहर जमाता है, बाहर ब्लड को कौन जमाता है? तो फाइब्रिनोजेन, बाहर जमाता है फाइब्रिनोजेन, लेकिन अंदर हिपेरिन। चलिए आगे देखते हैं इसका। रक्त को थक्का बनाने के लिए पूछेगा कि अनिवार्य प्रोटीन क्या है? तो ये जो थक्का बनाने के लिए जो उसमें अनिवार्य प्रोटीन है वह फाइब्रिनोजेन है। मनुष्यों के रक्त के विभिन्न भिन्नता का कारण क्या है? मतलब हर का जो ब्लड ग्रुप है सभी का चेंज होते रहता है, किसी का A पॉजिटिव, किसी का B निगेटिव, किसी का AB पॉजिटिव। तो यह जो भिन्नता है यह किसके कारण होता है? तो यह मनुष्यों के जो रक्त में जो भिन्नता आएगा वह RBC में पाए जाने वाले ग्लाइकोप्रोटीन एवं जिसको हम लोग एंटीबॉडी भी कहते हैं इसी के कारण होता है। अब स्तनधारियों के लाल रक्तकण उभयबतल होते हैं और इनके केंद्रक नहीं होते। स्तनधारी में केंद्रक नहीं होता, मेमल्स में नहीं होता, लेकिन अपवाद में 2 है, ऊंट और लांबा, इसके लाल RBC में केंद्रक होता है। अब O जो दानकर्ता को यूनिवर्सल दाता कहते हैं, ब्लड ग्रुप O को यूनिवर्सल दाता कहते हैं क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं होता। O में क्या होता है? एंटीजन नहीं होता। और रक्त समूह AB को यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता, इसको रेसिपिस्ट कहते हैं क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। अब पूछ लेगा कि लाल रक्त कोशिका एवं श्वेत रक्त कोशिका का अनुपात क्या है हमारे शरीर में? तो RBC और WBC का जो अनुपात है वो 600 अनुपात 1 हो जाएगा, 600 रेशियो 1 हो जाएगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों का जो ब्लड ग्रुप है वह क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य सहित यान कौन सा है? मनुष्य सहित जो यान है वह अपोलो 11 है, अपोलो 11 है। अब प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन था? तो प्रथम मानव रहित जो अंतरिक्ष यान था वह लूना 16 था। कौन था? तो लूना 16। चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन था? तो चंद्रमा पर पहुंचने वाला अगर ओवरऑल प्रथम अंतरिक्ष यान पूछेगा तो ल्यूनिक 11 हो जाएगा। यह अपोलो 11 योजना के अंतर्गत छोड़ा गया था, मतलब उससे पहले छोड़ा गया था। अब भारत का पूछा जाएगा कि प्रथम संचार उपग्रह केंद्र कहाँ है? तो महाराष्ट्र के आरबी में स्थापित किया गया है। अब अंतरिक्ष उपयोग केंद्र सैक कहाँ है? तो अंतरिक्ष उपयोग जो केंद्र है सैक यह अहमदाबाद में है। इंसेक्ट प्रधान नियंत्रण सुविधा MCF ये कहाँ पे है? तो ये हाटक कर्नाटक में है। प्रथम अंतरिक्ष यात्री पूछा जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो यूरी गागरिन था। अब वो पूछा जाएगा कि वो कहाँ से थे? तो वह रूस से थे। भारत का पूछ लिएगा कि अंतरिक्ष यात्री प्रथम कौन है? तो राकेश शर्मा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अटलांटिका महाद्वीप के किस भाग में भारत का अस्थायी केंद्र स्थित है? अटलांटिका महाद्वीप के किस भाग में भारत का अस्थायी केंद्र स्थित है? तो क्यून मेरीलैंड में। कहाँ है? तो क्यून लेरीलैंड में। अब भारत का प्रथम अटलांटिका अभियान दल डॉक्टर SZ कासिम के नेतृत्व में कब किया गया था? तो 6 दिसंबर 1981 को किया गया था। दक्षिण गंगोत्री और मैत्री भारत का अटलांटिक में स्थित 2 अनुसंधान केंद्र हैं। अटलांटिक महाद्वीप का 98% भाग पर क्या है? तो बर्फ से ढका है, अतः इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे श्वेत महाद्वीप कहते हैं। लाइकेन तथा मॉस यहाँ के क्या मुख्य वनस्पति है? यहाँ 2 वनस्पति जो मुख्य है वह है लाइकेन तथा मॉस। एम्ब्रूज अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अंटार्कटिका का जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वह एम्ब्रूज। निकट
निकट दृष्टि दोष में दूर वाली वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। निकट दृष्टि दोष में दूर वाली वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो कहाँ बनता है? तो रेटिना के आगे बनता है। अब इसके निवारण के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। कौन सा लेंस का? अवतल लेंस का। अब दीर्घ दृष्टि दोष में नज़दीक की वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो रेटिना के पीछे बनेगा। और अगर दीर्घ दृष्टि दोष है तो इसके निवारण के लिए क्या करते हैं? तो उत्तल लेंस के बने चश्मे का हम लोग प्रयोग करते हैं। अब अगर पूछ लेगा कि वृद्धावस्था में आँख को की जो समंजन क्षमता है वह घट जाने का कारण क्या है? तो जो आदमी का जो आँख का समंजन क्षमता जो घट जाता है इसका कारण है जरा दृष्टि दोष। कौन सा? तो जरा दृष्टि दोष। अब जरा दृष्टि दोष को किस लेंस से के चश्मे से हम लोग दूर कर सकते हैं? तो इसको बाईफोकल लेंस के चश्मे के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? दूर कर सकते हैं। अब है कि सिलियरी मांसपेशी के सिकुड़ने के कारण कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो सिलियरी मांसपेशी के सिकुड़ने के कारण अबिंदुकता दृष्टि दोष होता है। अब अबिंदुकता का निवारण के लिए हम सब कौन से चश्मा का प्रयोग कर सकते हैं? तो इसके लिए गोलीय बेलनाकार लेंस के बने चश्मा का प्रयोग करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है। किसी वस्तु का जो भार है वह सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? तो किसी वस्तु का भार सबसे अधिकतम निर्वात में होगा। कहाँ होगा? तो निर्वात के अंदर सबसे ज़्यादा होगा। अब निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। अब पूछ लेगा कि कितना होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल कहाँ होती है? तो इस्पात में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच लगभग डैश डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का कोण लगभग में बनता है? तो वह 18 डिग्री का कोण बनता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुकी हुई है? तो वह 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसका अक्ष इसकी कक्षा के सापेक्ष 66.5 डिग्री का कोण बनाता है, क्योंकि अगर हम 90 डिग्री में से 23.5 डिग्री घटाएंगे तो हमारा 66.5 डिग्री आ जाएगा। अब पूछेगा कि चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। चंद्रमा को कौन सा ग्रह? तो जीवाश्म ग्रह। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो 5.5 GM प्रति सेंटीमीटर क्यूब। सूर्य अपने अक्ष पर किस तरह घूमता है? तो पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। अब पूछेगा कि सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? तो सिरेंस है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सिरेंस है। अब है शुक्र को पृथ्वी की क्या कहते हैं? तो उसको जुड़वा वाहन भगनी सभी नाम से जाना जाता है। बृहस्पति का जो रंग है वह क्या है? तो पीला रंग है। और नेपच्यून क्या है? तो ये हल्का पीला रंग का ग्रह है। बृहस्पति पीले रंग का पूरा ग्रह है, लेकिन जो नेपच्यून है वह हल्का पीले रंग का ग्रह है। यूरेनस को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। और सबसे बड़ा उपग्रह पूछ लेगा कि कौन है? तो सबसे बड़ा जो उपग्रह है वह गैनीमीड है, जो कि किसका उपग्रह है? तो यह बृहस्पति का उपग्रह है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस नदी का बेसिन सबसे बड़ा है? निम्नलिखित में से किस नदी का बेसिन सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा जो बेसिन है वह गोदावरी नदी का है। कौन सी नदी का है? गोदावरी नदी का सबसे बड़ा बेसिन। अब भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर कौन है? तो भारत का जो सबसे बड़ा कॉरिडोर है वह रामेश्वरम मंदिर है। कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। अब पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा जो गुफा मंदिर है वह कैलाश मंदिर है। कहाँ पे है? तो ये एलोरा में है। अब पूछ लेगा कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील है। कहाँ पे है? तो यह जम्मू कश्मीर में है। पूछेगा कि सबसे लंबी सुरंग कौन है? तो जवाहर सुरंग है, जो जम्मू कश्मीर में है। 1.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नया डाटा के अंदर चेंज हो सकता है। सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन है? तो गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है। सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? तो सहारा है। पूछ लेगा कि ये कहाँ पे है? तो दक्षिण अफ्रीका में है। सबसे बड़ा डेल्टा तो सुंदरबन डेल्टा है, और इसका कितना वर्ग किलोमीटर में फैला है? तो 12,872 वर्ग किलोमीटर में फैला है। सबसे बड़ा लिवरपूल, तो ये जो सबसे बड़ा लिवरपूल है कोलकाता के अंदर है, और इसका नाम क्या है? तो हावड़ा ब्रिज है। सबसे बड़ा रेलवे पुल पूछेगा तो सोन नदी का पुल है, जो कि बिहार में है, सबसे बड़ा रेलवे पुल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण निम्नलिखित में से किसे कहा जा सकता है? द्रविड़ शैली का जो उत्कृष्ट उदाहरण है वो निम्नलिखित में से किसे कहा जा सकता है? तो तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर। अब दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण की कैसी शैली है?
तो जो द्रविड़ शैली है वो दक्षिण भारत की शैली है। उत्तर भारत में मंदिर निर्माण की कैसी शैली है, तो उत्तर भारत में जो मंदिर निर्माण की शैली है वह नागर शैली है। अब दोनों को अगर हम मिक्स कर देंगे तो इसको हम लोग कौन सी शैली कहेंगे, मिली जुली शैली। तो मिली जुली शैली को किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग बेसर शैली से जानते हैं। द्रविड़ शैली, नागर शैली और बेसर शैली। अब गंधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। गंधार का जो शैली है और मथुरा शैली है, इसका जो विकास है वह कहाँ कब हुआ था, कनिष्क के शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गुप्त शासकों द्वारा जारी चांदी के सिक्के को कहते हैं। तो गुप्त शासकों के द्वारा चांदी के सिक्कों को रूपक कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इसको रूपक कहते हैं। अब गुप्त शासक के द्वारा जारी सोने के सिक्कों को क्या कहते थे, तो सोने के सिक्के को हम लोग दिनार कहते थे। क्या कहते थे, तो इसको हम लोग दिनार कहते थे। अब चांदी के सिक्के शकों के विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा चलाया गया, परंतु पूरे साम्राज्य में स्कंदगुप्त के समय में जारी हुआ था। जारी स्कंदगुप्त के समय में हुआ था, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसे चलाया। सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबा, सीसा, प्रोटीन और कांसे की मुद्राएं का प्रचलन किया। पूछा जाएगा कि सीसा का सिक्का तो सातवाहन, तांबे, चांदी, प्रोटीन और कांसा सब सातवाहन शासक। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी किया, जिसकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी सेना का प्रबंध मंगोलों का अनुसरण करते हुए दशमलव प्रणाली से करने का प्रयास किया। तो दिल्ली के किस सुल्तान थे, तो वो जो सुल्तान है वह हो जाएगा अलाउद्दीन। अब अलाउद्दीन ने सेना को क्या दिया था, तो नगद जो वेतन है एवं अस्थाई सेना की नींव रखी थी। सबसे पहले जो नगद वेतन है अलाउद्दीन खिलजी ही दिया था। अब है कि अलाउद्दीन खिलजी ने और क्या किया था, तो यह घोड़ा दागने एवं सैनिक का हुलिया लिखने का भी जो प्रथा है वह अलाउद्दीन खिलजी ने ही चालू किया था। देवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। देवी अधिकार के जो सिद्धांत है इसको भी अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। अब उसका जो उपाधि है वह क्या था, तो सिकंदर सानी उपाधि था। अलाउद्दीन खिलजी का जो उपाधि है वो सिकंदर सानी है। अब मूल नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू, मतलब मजबूत तरीका से लागू किसने किया था, तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। अब पूछ लेगा कि अलाउद्दीन का जो बचपन का नाम था यह क्या था, तो इनका जो बचपन का नाम था वह अली था एवं गुरसप्पा था। अली और गुरसप्पा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ है। शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ है, तो शून्य आधारित बजट का जो अर्थ है वह बिल्कुल नए सिरे से बजट को तैयार करना। बिल्कुल नए सिरे से बजट को तैयार करना। अगर यहाँ तक आप लोग वीडियो देखते हुए आए हैं तो आप लोगों को लग गया होगा कि यह वीडियो आप लोग के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। आप लोग जो भी तैयारी करते हो, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या बिहार में कोई भी एग्ज़ाम, हर वीडियो से 1-2 क्वेश्चन आने की पूर्ण रूप से गारंटी है। तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और कम से कम 1-2 दोस्त को ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बना रहेगा और हम भी इस तरह का और बढ़िया से डिस्क्रिप्शन के साथ मेहनत करके आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो आप लोग अभी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं कि बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना है तो शून्य आधारित बजट का अर्थ है। अब इससे रिलेटेड कितना क्वेश्चन बन सकता है। अब पूछेगा कि शून्य आधारित बजट किसकी देन है, तो यह अमेरिका की देन है। शून्य काल किसकी देन है, तो यह भारत की देन है। दोनों में अंतर है। शून्य आधारित बजट अमेरिका की देन है और शून्य काल भारत की देन है। अब किसी राजनीतिक दल अथवा गुट के प्रमुख सदस्य की बैठक को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग काकस कहते हैं। क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग काकस कहेंगे। एक विधानमंडल के कार्यकाल की समाप्ति तथा दूसरे विधानमंडल के कार्यकाल की शुरुआत के बीच के जो काल को क्या कहते हैं, तो इसको संपन्न होने वाले सत्र को क्या कहेंगे, पंगु सत्र कहते हैं। ये दोनों के जो बीच का जो संपन्न होने वाला जो सत्र होगा इसको हम लोग पंगु सत्र कहते हैं। अब पंगु सत्र की व्यवस्था कहाँ है, तो केवल अमेरिका में है। कहाँ पे है, तो केवल अमेरिका में है। मूल प्रस्ताव में संशोधन करने के लिए संशोधन प्रस्ताव पेश किया जाता है। अब मूल प्रस्ताव में अगर कोई संशोधन करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, संशोधन प्रस्ताव पेश करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन का सर्वाधिक बुरा प्रभाव पड़ता है। इन्फ्लेशन का जो सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है वह किस पर पड़ता है, तो निश्चित आय के व्यक्ति पर। किस पर पड़ता है, तो निश्चित आय के व्यक्ति पर।
अब मुद्रास्फीति में मुद्रा का मूल्य क्या होता है, तो मुद्रा का जो मूल्य है वह घट जाता है तथा महंगाई पूछेगा कि क्या होगा, तो पैसा का वैल्यू कम तो महंगाई ज़्यादा। पैसा का वैल्यू जैसे ही गिरेगा, मुद्रा का मूल्य गिरेगा तो महंगाई बढ़ जाएगा। अब बेरोजगारी क्या होगा, तो महंगाई बढ़ेगा तो बेरोजगारी की दर मुद्रास्फीति की दर के मध्य विपरीत संबंध पाया जाता है। मुद्रास्फीति में क्या होगा, बेरोजगारी बढ़ेगा। मुद्रास्फीति की माप सामान्य कीमत सूचकांक द्वारा की जाती है। अब भारत में मुद्रास्फीति की माप किस तरह होगा, तो इसको थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के द्वारा की जाती है, किंतु व्यापक रूप से थोक मूल्य सूचकांक ही प्रमुख है। ज़्यादा थोक मूल्य सूचकांक ही होगा, लेकिन दोनों से किया जाता है। अब थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 4-5 है। कब है, तो 4-5 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों में रोलिंग प्लान की हिमायत की थी। तो ये जो रोलिंग प्लान की हिमायत की थी वह गुरनार मिड्डल। कौन की थी, तो यह गुरनार मिड्डल। अब रोलिंग प्लान की अवधारणा को 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाया गया। कब अपनाया गया, तब 5वीं पंचवर्षीय योजना के। अब जो एशियन ड्रामा गुरनार मिड्डल की रचना है, ये जो एशियन ड्रामा है वह गुरनार मिड्डल की रचना है। इसमें क्या था, तो इसमें एशियाई देशों में फैली गरीबी की समस्या का विवरण है। अब है कि गुरनार मिड्डल ने विकासशील देशों में रोलिंग प्लान की हिमायत की थी। अब प्रथम योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। किस पर, हेराल्ड डोमर पर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल था, तो इसको पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन है कि शिवाजी के 8 मंत्रियों की परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता है, जिसका प्रधान होता था। तो अष्टप्रधान का जो प्रधान होता था वह होता था पेशवा, वह होता था पेशवा। अब प्रथम पेशवा कौन था, तो बालाजी विश्वनाथ था। कौन था, बालाजी विश्वनाथ। अब बाजीराव ने पेशवा के पद को क्या किया था, तो वंशानुगत कर दिया था, मतलब वंश के अनुसार होगा। बाजीराव ने नाना साहब के नाम से भी जाना जाते हैं, मतलब बाजीराव को नाना साहब भी कहा जाता है। बाजीराव के समय में पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, तो इनके समय में जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था वह 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुआ था। पानीपत के तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्बाली और किसके बीच हुआ था, तो मराठा के बीच हुआ था। अब मराठा का जो नेता था वह कौन था, तो सदाशिवराव भाऊ था। मराठा की ओर से जो नेता था वह सदाशिवराव भाऊ था। बाजीराव प्रथम को क्या कहते हैं, तो इनको लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है। बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है। पेशवा नाना फडणवीस को मैकियावेली कहा जाता है। नाना फडणवीस जो पेशवा थे उनको मैकियावेली भी कहा जाता है। अब पूछ लेगा कि अंतिम महान पेशवा किसको कहा जाता है। अंतिम जो महान पेशवा है उसको माधवराव को कहा जाता है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कैपिटल मार्केट का अर्थ होता है। कैपिटल मार्केट का जो अर्थ होता है वह होता है कि प्रतिभूति बाजार, म्यूचुअल फंड और मुद्रा बाजार, मतलब सभी होगा कैपिटल मार्केट। अब है कि स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुआ, तो स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1894 में अहमदाबाद में हुआ। अब है कि 1908 में कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुआ। अहमदाबाद में जो हुआ वह 1894 में हुआ और कलकत्ता में जो हुआ वह 1908 में हुआ। अब वर्तमान में भारत में 24 मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है। अभी के डाटा के अनुसार ऊपर नीचे हो सकता है, एक बार देख लीजिएगा। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना कब हुआ, तो इसकी जो स्थापना है वह 1988 ईस्वी में हुआ। पालक में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में से किस में नहीं पाया जाता। कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में से किस में नहीं पाया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट मक्खन में नहीं पाया जाता। किस में नहीं पाया जाता है, तो मक्खन में नहीं पाया जाता है। तो पालक में क्या पाया जाता है, तो पालक में लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लोहा। मछली के लीवर में क्या पाया जाता है, तो विटामिन डी पाया जाता है। मछली के जो लीवर है, और मछली और मांस में सबसे ज़्यादा क्या होता है, प्रोटीन होता है। आंवला में क्या होता है, आंवला में विटामिन सी। गाजर और मूली में क्या होता है, तो विटामिन ए। टमाटर में कौन सा विटामिन होता था, विटामिन के। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 महाशक्तियों निषेधाधिकार विटो का उपयोग किसमें करती है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 5 महाशक्ति निषेधाधिकार विटो का उपयोग किसमें करती है,
यह हो जाएगा सुरक्षा परिषद, इसमें सुरक्षा परिषद। अब संयुक्त राष्ट्र परिषद में सदस्य संख्या कितना है, तो पूरा 15 हुआ, जिसमें 5 अस्थायी है और 10 अस्थायी सदस्य हैं। अब पूछ लेगा कि अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो अस्थायी सदस्यों का जो कार्यकाल है वह 2 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का, 2 वर्ष। अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो अस्थायी सदस्य का जो कार्यकाल है वह 5 वर्षों का होता है। अब है कि अस्थायी सदस्य कितना है, कौन कौन है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, चीन है और ब्रिटेन है। यह 5 हुआ, अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और ब्रिटेन। सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कुंजी। अब पूछेगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। 24 अक्टूबर 1945 के हुआ, और यही 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस भी मनाया जाता है। इसके प्रथम महासचिव कौन थे, तो प्रथम महासचिव त्रिगवेरी थे, जो कि कहाँ से थे, तो नॉर्वे से थे। अब है कि डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है, तो वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। अब है कि कंप्यूटर पर परमाणु परीक्षणों को सब क्रिटिकल परीक्षण कहा जाता है। अगर हम कंप्यूटर पर परमाणु परीक्षण करेंगे तो क्या कहेंगे, सब क्रिटिकल परीक्षण। लेजर प्रिंटिंग सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटिंग है, सबसे ज़्यादा जो तेज गति का प्रिंटिंग है वह लेजर प्रिंटिंग है। और विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर पूछ लेगा कि कौन है, तो यूनिवेक है। कौन है, तो यूनिवेक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 23 नंबर। कि स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए भूमि किसने उपलब्ध कराई थी, तो स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए जो भूमि है वह अकबर ने गुरु रामदास को 500 बीघा अमृतसर में दिया था। अब है कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण कौन कराया था, तो स्वर्ण मंदिर का जो निर्माण है 5वें गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को राजकुमार खुसरो की आशीर्वाद दिए जाने के कारण फांसी पर लटका दिया। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को राजकुमार जो खुसरो को आशीर्वाद दिए थे, तो इसी के कारण उसे फांसी पर लटका दिया। अब गुरु ग्रंथ साहिब का जो संकलन किए थे वो कौन किए थे, तो अर्जुन देव ने किया था। अब है कि सिक्कों का प्रथम गुरु कौन है, तो नानक है। सिक्कों के 10वें गुरु कौन है, तो गुरु गोविंद सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी है, केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी है, तो ये जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है वह केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। किसके प्रति, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। संसद के 3 अंग होते हैं, कितने अंग होते हैं, तो 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। अब लोकसभा संसद का निम्न सदन तथा पहला सदन एवं राज्यसभा संसद का उच्च सदन तथा दूसरा सदन होता है। अब है कि भारत में संसदीय सरकार का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है कि विधायिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी है। विधायिका कार्यपालिका के प्रति क्या, तो उत्तरदायी है। अब कार्यपालिका का प्रधान कौन है, तो कार्यपालिका का जो प्रधान है वह राष्ट्रपति होता है। कौन होता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत का क्या है, तो प्रथम नागरिक कहलाते हैं। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है कि खेल खो खो में कितने क्रॉस लेंस होते हैं, खेल खो खो में कितने क्रॉस लेंस होते हैं, तो वह टोटल 8 को क्रॉस लेंस होते हैं। अब पूछेगा कि खो खो में खिलाड़ी कितनी है, तो 9 खिलाड़ी से खो खो होता है। अब खो खो का प्रमुख शब्दावली कौन कौन उपयोग होता है, तो चेंज, चेंजर, एक्टिव और कॉसलैन, ये सब इसका शब्दावली है। अब वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। जिम्नास्टिक में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 8 खिलाड़ी होते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमारा 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्योंकि वीडियो का जो लेंथ है वह ज़्यादा हो गया है, तो आप लोग 25 क्वेश्चन पर डे मिलेगा। 25 का जो सेट करके चलाया जाएगा, 25 अभी, फिर दूसरा दिन 25, फिर इसी तरह आगे चलाया जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग अवश्य कमेंट में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।